हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जियो विद दिव्या। तो आज हम फिर से क्लास 11th ज्योग्राफी की लेक्चर सीरीज लेके आए हैं। तो चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। तो उसी के अंदर जो आपका टॉपिक आता है वो है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके नाम की बात की जाए तो फॉर्मल जियोग्राफिकल टर्म जो है, ये जो इंडियन डेजर्ट है इसको हम बोलते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। और कॉमन रीजनल टर्म से अगर जिस नाम से हम उसको बुलाते हैं तो हम उसको किस नाम से बुलाते हैं, वो बुलाते हैं थार डेजर्ट के नाम से। ठीक है, क्योंकि डेजर्ट एरिया है, प्लांट लाइफ बहुत कम है ड्यू टू हार्श कंडीशंस। तो इसको एक नाम से और कहा जाता है, दैट इज मरुस्थली। ठीक है, लोकल टर्म ट्रांसलेटिंग टू द लैंड ऑफ द डेड, रेफरेंसिंग द हार्श कंडीशंस। ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हार्श कंडीशंस, very less plant life, very low water resources, and that is why this region is known as the Marusthali. अगर हम इस एरिया की लोकेशन की बात करेंगे तो ये आपको यहाँ दिख रहा होगा अरावली रेंजेस। ठीक है, तो ये डेजर्ट जो है इट लाइज स्ट्रिक्टली टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द अरावली रेंजेस। ठीक है, अरावली रेंजेस के बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में जो है ये डेजर्ट एरिया इंडिया का लाई करता है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चलेंगे। A climate defined by extreme deficits. As I told you earlier that this region is having very harsh conditions, like it is having rainfall below 150 mm, annual average rainfall below 150 mm. And if we talk about the mechanism, extreme heat drives rapid evaporation। ठीक है, बारिश आगे बड़ी कम हो रही है, ऊपर से इतनी तेज गर्मी, इतनी हीट की वजह से क्या होता है कि इवेपोरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जो भी आपका जो मिनिमल जितना भी मॉइस्चर होगा वो सारा का सारा इवेपोरेट हो जाता है। तो वो रहता ही नहीं है, बचता ही नहीं है कि वो प्लांट लाइफ को सस्टेन कर पाए। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही कम रेनफॉल, हाई हीट, एक्सट्रीम हीट जो है वो क्या कर रही है, रैपिड इवेपोरेशन कर रही है। जो भी मिनिमल मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाता है। तो इतना नहीं बचता है कि यहाँ की प्लांट लाइफ को सस्टेन कर पाए। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच हाई एरिडिटी सिवियरली रिस्ट्रिक्ट्स वेजिटेशन ग्रोथ। ठीक है, पानी नहीं होगा, बहुत तेज धूप होगी, बहुत हाई वेपोरेशन होगी, तो ऑब्वियसली प्लांट ग्रोथ जो है वो नहीं होगी। इसलिए इस एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, मरुस्थली, दैट इज लैंड ऑफ द डेड, मैनिफेस्टिंग द मरुस्थली, लैंड ऑफ द डेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हो कि ये कंडीशंस की वजह से इस एरिया को हम मरुस्थली कहते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। अच्छा, अब कुछ हमें यहाँ से एविडेंसेस मिलते हैं, जैसे हमने अपने पीछे टॉपिक्स में पढ़ा कि ये जो हमारा पूरा जो अभी कॉन्टिनेंट्स वगैरह हैं ये सब एक ही साथ जुड़े हुए थे, जिसको हम पेंजिया कहते थे। ठीक है, तो जब ये सब चीजें हो रही थी, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कुछ फॉसिल एविडेंसेस देखेंगे, ठीक है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि जो अभी यहाँ पे डेजर्ट है, पहले यहाँ पे पानी था। ठीक है, अब यहाँ पे ड्यूरिंग द मीजोजोइक इरा, approximately about 180 million years ago, this entire desert region was submerged under the sea due to endogenic and exogenic tectonic shifts। ठीक है,
endogenic, exogenic, I already explained in my previous lectures. So because of these forces जो है, ये डेजर्ट एरिया था जो था वो बिल्कुल सी के अंदर सबमर्ज हो गया था। और इसका पता कैसे चला, जो हमें यहाँ फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे अकाल साइट ऑफ द वुड फॉसिल पार्क कंटेनिंग 180 मिलियन ईयर्स ओल्ड पेट्रिफाइड वुड। ठीक है, एक तो ये एविडेंस मिलता है। और दूसरा हम बात करेंगे पानी की। तो जैसे कि ब्रह्मसर साइट ऑफ डिस्टिंक्ट मैरीन डिपॉजिट्स नियर जैसलमेर, ये जो साइट है ब्रह्मसर, यू विल फाइंड मैरीन डिपॉजिट्स, इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, जो एक हिस्टोरिकल प्रेजेंस बताता है कि यहाँ पे कभी ना कभी ओशन इकोसिस्टम रहा होगा, तभी इस तरह का फॉसिल जो है आपको, मैरीन डिपॉजिट का फॉसिल आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो चीजें अभी हैं वो पहले वैसी नहीं थी, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रोसेसेस जो हैं वो होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर टाइम टू टाइम जो है वो चेंजेस होती रहती हैं। एंड ये एविडेंस हमें बताते हैं कि ये जो डेजर्ट एरिया था पहले क्या था, वो इट वाज सबमर्ज्ड अंडर द वाटर। ठीक है, आई होप एवरीवन इज इज हैविंग क्लियरेंस अबाउट दिस टॉपिक। ओके, अभी नेक्स्ट चलेंगे आगे, और क्या है। अच्छा, अब ये कहा जाता है, that is structural rock analysis reveal that the bedrock anchoring the desert is a direct continuous northwestern extension of the Indian peninsular plateau, currently buried beneath millennia of Aeolian sand accumulation। कि ये कह रहे हैं जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, तो अगर हम उसका रॉक स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, तो आप अगर जो डेजर्ट एरिया है उसके अगर बेड रॉक की बात करेंगे, तो उसका बेड रॉक का स्ट्रक्चर और जो आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू का स्ट्रक्चर है उसमें कहीं ना कहीं आपको सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डेजर्ट है इट इज अ एक्सटेंशन ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू। लेकिन अब जो उसका अबव ऊपर वाला जो पार्ट है, इट इज एक्चुअली ये जो आपका नीचे जो पार्ट है, जो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू की, वो दब गया है। किससे? जो ये आपकी विंड ब्लोन सैंड ने इसको क्या कर दिया है, दबा दिया है। ठीक है, क्योंकि एरिड एरिया है, बहुत कम बारिश है, तो ऑब्वियसली मिट्टी जो सॉरी सैंड होगी जो सूखी होगी, बिल्कुल ड्राई होती है, एंड इट कैन बी मूव्ड विद द हेल्प ऑफ विंड, कहीं भी मूव हो जाती है। तो जहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी, तो वो एक तरह के डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को क्लियर होगी ये बात कि ये जो आपका डेजर्ट एरिया है, ये कोई आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एनोमली नहीं है। एक्चुअली ये एक्सटेंशन है आपका नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन है किसका, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ठीक है, स्कल्पटिंग फोर्सेस ऑफ द डेजर्ट लैंड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि अगर हम बात करेंगे एक्सट्रीम एरिडिटी मींस द लैंडस्केप लैक्स प्रोटेक्टिव वेजिटेटिव कवर। ठीक है, एरिड एरिया है, वेजिटेशन कवर बहुत ज्यादा कम है। एंड सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल वेदरिंग की। ड्रास्टिक टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस शैटर एंड डिग्रेड सरफेस रॉक। ठीक है, क्योंकि वेजिटेशन कवर नहीं है और हाई हीट है, एक्सट्रीम हीट कंडीशंस हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो फ्लक्चुएट करता है, जो सरफेस रॉक को क्या करेगा, बार बार डिग्रेड करेगा। ठीक है, डेली लैंडस्केप इरोजन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि प्लांट है नहीं जो आपकी सॉइल को प्रोटेक्ट करे, एंड जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सॉइल है वो ओपन है इरोजन के लिए, मूवमेंट के लिए, डिग्रेडेशन के लिए, तो वो प्रोसेस यहाँ पे चलते रहते हैं। तो सैंड जो है एक जगह से विंड लेके जाती है और दूसरी जगह पर जाके उसको क्या कर देती है, डिपॉजिट करती है। तो ये पूरा प्रोसेस आपके डेजर्ट में चलता रहता है। ठीक है, एवलियन एक्शन मतलब एक्शन बाय द विंड।
ठीक है। रिलेंटलेस डायरेक्शनल विंड्स एक्ट एज सैंड पेपर कैरिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स that carve the exposed bedrock and redistribute the loose surface daily. अगेन वही बात होगी कि वेजेटेशन कवर नहीं है, तो जो रोज विंड वहां चल रही है वो एक सैंड पेपर की तरह काम करती है, जो एक्सपोज्ड बेड जो रॉक है उसको एब्रेस करेगी, उसको डिग्रेड करेगी, उसको उसकी वेदरिंग होगी, ठीक है, उसकी रिमूवल होगी, तो वही जो वहां पे लूज सैंड पार्टिकल्स है उसी को रीडिस्ट्रीब्यूट जो है वो करती रहती है, और उसकी वजह से वहां पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सैंड ड्यून्स की फॉर्मेशन होती रहती है। ठीक है। अब इस तरह के डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ड्यून्स देखने को मिलेंगे और रॉक्स देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। ठीक है। व्हेन द सैंड accumulates continuously shift and migrate in direct alignment with the prevailing winds। ठीक है। मतलब जैसे आपकी ये सैंड है, ठीक है, और विंड भी जो है वो इसी डायरेक्शन में चल रही है, तो आपके किस तरह के ड्यून्स बनेंगे? आपके बनेंगे लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके बारचांस। तो वो क्या है? एक्चुअली क्रीसेंट शेप के जो ड्यून्स होते हैं, ठीक है, इनकी अलग अलग शेप क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड। ठीक है, तो इनकी शेप्स बनती हैं अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड, formed when directional wind pushes sand over a slip surface creating a curved sweeping footprint। ठीक है, जैसे आपने देखा है मतलब जैसे आपके एनिमल्स होते हैं उनके जो फुट आप देखोगे, ठीक है, तो जैसे जो हमारे हॉर्स होते हैं उनको भी एक तरह का हॉर्स शू टाइप इस तरह का शेप होता है, ठीक है, तो उसी शेप के जो है इस तरह के ड्यून्स बनते हैं, और इस तरह से विंड की क्या होती है आपकी डायरेक्शन जो आपको एरो से देखने को मिल जाएगा, इस तरह की जब डायरेक्शन की विंड चलती है तो इस तरह के ड्यून्स जो है उनकी फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आता है आपका मशरूम रॉक्स। अब इसमें क्या होता है, मानो कि जैसे एक एक पूरी रॉक है, ठीक है, तो इस तरह की मशरूम टाइप का शेप कब बनेगा? जब सिर्फ नीचे से इरोजन होगा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट इरोड हो रहा है, विंड का जो हाइट है, मतलब इतना ही लेवल है, इतने लेवल की विंड चल रही है, इतनी ही हाइट पे विंड चल रही है, तो इस पार्ट को वो इरोड करती रहेगी, और जो आपका ऊपर वाला पार्ट है वो वैसा का वैसा ही बन, मतलब उसका शेप जो है वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ठीक है, तो नीचे वाला पार्ट जो है वो नैरो होता रहेगा, ऊपर वाला पार्ट जो है वो वाइड ही रह जाएगा, और एक मशरूम तरह का, मशरूम की तरह एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशरूम रॉक बोलते हैं, और ये मोस्टली आपके डेजर्ट एरिया में ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बेस जो है इसका ज्यादा इरोजन कहाँ पे हो रहा है? आपके मशरूम रॉक के बेस में। ठीक है, इस रॉक के बेस में ज्यादा इरोजन हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नीचे वाला पार्ट जो है वो नैरो होता जा रहा है, और ऊपर वाला पार्ट वैसा का वैसा वाइड का वाइड है, तो एक मशरूम तरह का शेप ये ले लेगा। तो इस तरह की रॉक्स जो है आपको डेजर्ट एरिया में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह के जो फीचर्स बनते हैं विद द एक्शन ऑफ विंड, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एओलियन लैंडफॉर्म्स। ठीक है। अब अगर बात करेंगे डेजर्ट की स्प्लिटिंग की, तो ये डेजर्ट सरफेस है स्प्लिट्स इनटू टू डिस्टिंक्ट डायरेक्शनल स्लोप्स। तो नॉर्दर्न ओरिएंटेशन क्या है? द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द डेजर्ट स्लोप प्रोग्रेसिवली टुवर्ड्स द सिंध। ठीक है, तो सिंध की तरफ जो है इसका ओरिएंटेशन है, इसका नॉर्दर्न जो नॉर्दर्न ओरिएंटेशन है इट इज टुवर्ड्स द सिंध। ठीक है। अगर बात करेंगे सदर्न ओरिएंटेशन की, द सदर्न हाफ ऑफ द डेजर्ट स्लोप्स डाउनवर्ड टुवर्ड्स द रन ऑफ कच्छ, जो आपका कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, तो ये आपका एरिया पाकिस्तान वाला आ गया, तो ये आपका इंडिया है यहाँ तक, तो नॉर्दर्न ओरिएंटेशन आपकी यहाँ तक है, और सदर्न ओरिएंटेशन आपकी कहाँ तक है? रन ऑफ कच्छ तक है। ठीक है, इसको पॉइंट को नोट रखिएगा।
Ephemeral hydrological cycle. Actually, the streams and rivers in this region are strictly seasonal. There are two types of rivers. पहली आती है आपकी पेरिनियल रिवर्स और सेकंड आती है आपकी एफीमेरल और सीजनल रिवर्स, ठीक है। पेरिनियल रिवर्स का जो सोर्स ऑफ वाटर है एक्चुअली वो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग भी है और रेन वाटर भी है, ठीक है। लेकिन जो आपकी एफीमेरल जो रिवर्स होती हैं, जो सीजनल रिवर्स होती हैं, उनका मेनली सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, रेन, ओनली रेन ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उनका वॉल्यूम काफी अच्छा हो जाता है। जैसे ही रेनी सीजन खत्म हो जाता है तो उनका वॉल्यूम बिल्कुल डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस एरिया में बहुत कम रेनफॉल है और ग्लेशियर का तो यहाँ कोई सोर्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो यहाँ की इस एरिया की जो रिवर्स हैं, दे आर एफीमेरल रिवर्स बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली सीजनल रिवर्स एंड फ्लो ड्यूरिंग द रेयर रेनफॉल, ठीक है। जो रेयरली यहाँ रेनफॉल पड़ती है उसी टाइम पे जो है आपको इसका फ्लो देखने को मिल जाएगा। द डेफिसिट मैकेनिज्म, extremely low precipitation combined with intense heat driven evaporation ensures stream dry up entirely. The region operates on a perpetual water deficit। मतलब कहने का ये है कि एक तो रेनफॉल बहुत कम है और ऊपर से हमने पीछे भी पढ़ा अभी कि इतना हाई इवेपोरेशन है बिकॉज ऑफ हाई हीट। तो उसकी वजह से जो है रिवर्स जो है काफी ज्यादा टाइम तक यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाती। जो थोड़ा बहुत पानी होता भी होगा वो आपके कुछ आपका चला जाता है इवेपोरेशन में और कुछ आपका चला जाता है कहाँ पे, सैंड में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इतने अच्छे यहाँ पे वाटर रिसोर्सेज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ की फेमस रिवर है इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट, दैट इज द लूनी रिवर, the most prominent water course operating in the southern part of the Indian desert। इंडिया के डेजर्ट के सदर्न पार्ट का मोस्ट प्रोमिनेंट वाटर कोर्स क्या है, आपका लूनी रिवर। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनलैंड ड्रेनेज, ये क्या कॉन्सेप्ट है, बिकॉज रिवर्स हियर लैक द वॉल्यूम टू रीच द सी और ओशन, ठीक है। क्योंकि बारिश बहुत कम है, इवेपोरेशन बहुत ज्यादा है, तो वो लैंड तक ही सीमित रह जाती हैं रिवर, उनमें इतना वॉल्यूम नहीं होता है कि वो जाके सी या ओशन से मिल पाए, ठीक है। तो स्ट्रीम्स फ्लो ओनली फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस बिफोर कंप्लीटली डंपिंग देयर लिमिटेड वाटर इनटू लोकल ओएसिस लेक्स और डेजर्ट डिप्रेशन, ठीक है। जो स्ट्रीम फ्लो करते हैं, जो रिवर्स फ्लो करते हैं डेजर्ट एरिया में, वो थोड़े ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए फ्लो करते हैं और वो अपना लिमिटेड वाटर जो है, जो लोकल ओएसिस होते हैं या लेक्स होंगे या कोई डेजर्ट के डिप्रेशन होंगे वहां पे फिल कर देंगी। लेकिन आगे सी तक या ओशन तक पहुंचने का उनके अंदर इतना वॉल्यूम और इतनी वेलोसिटी नहीं होती है बिकॉज ऑफ हाई एब्जॉर्प्शन एंड बिकॉज ऑफ वेरी लो रेनफॉल। तो याद रखना है कि इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ की कौन सी है, लूनी रिवर है, इनलैंड ड्रेनेज है और ये सीजनल रिवर है, ठीक है। प्लास ओसीज एंड ब्रैकिश सिंक्स, एक्चुअली देखो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे जिसमें क्या लिखा है, salinity mechanics। When brief rains fill the playa, the water is subjected to rapid evaporation. This leaves highly brackish water and dry mineral crust which are actively harvested for salt, ठीक है। मानो कि जैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस विंड इरोजन चलता रहता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से मिट्टी विट्टी उड़ के यहाँ चली गई, कुछ यहाँ चली गई, ठीक है। तो एक डिप्रेशन टाइप बन गया और मैंने आपको पीछे बोला कि जो भी स्ट्रीम्स हैं वो सी या ओशन में पहुंचने से पहले उनका क्या होता है कि किसी भी डिप्रेशन में कोई भी एक डिप्रेशन टाइप जो बना होगा वहां पे पानी जमा कर देंगी, ठीक है। पानी जब जमा हो गया उसके बाद यहाँ पे हाई वेपोरेशन रहता है, लिमिटेड रेनफॉल रहती है, तो उसका पानी क्या हो जाएगा, वो सूख जाएगा। जब पानी सूख जाएगा तो पीछे जो है वो क्या बचेगा, जो थोड़ा बहुत पानी बचेगा ब्रैकिश वाटर बचेगा और बहुत सारे आपको यहाँ पे ड्राई मिनरल क्रस्ट जो है वो देखने को मिलेंगे और जो कभी कभार जो है जिसको सॉल्ट एक्सट्रैक्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, बात करेंगे ओएसिस की, तो ये क्या होते हैं? दीज आर लोकलाइज्ड सदर्न रीजन्स वेयर सबटेरेनियन वाटर सक्सेसफुली रीचेस द सरफेस प्रोवाइडिंग रेयर रिलीफ। ठीक है, मान लो ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब कई बार होता है कि जो नीचे वाटर प्रेजेंट होता है, बिकॉज ऑफ इट्स मूवमेंट, अगर ये अपवर्ड मूवमेंट ये यहाँ तक पहुंच जाए, बिल्कुल अपर पार्ट जो है पूरा एरिया का, तो इस तरह के जो है आपको ये वाटर का एरिया देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ओएसिस बोलते हैं। और इसके आसपास आपको क्या जो है यहाँ पे इस तरह के छोटे छोटे पेड़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो सब टेरेनियन वाटर होता है वो कभी कभार ऊपर सरफेस तक पहुंच जाता है और यहाँ पे जो है वाटर की एक्यूमुलेशन हो जाती है। तो इस तरह का फीचर बनता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओएसिस। ठीक है, तो इस तरह के फीचर्स आपको डेजर्ट में देखने को मिल जाएंगे। सो यही था आपका आज का क्लास 11th चैप्टर स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी का जो टॉपिक था, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। ठीक है, आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आया होगा। इतना काफ़ी बड़ा टॉपिक नहीं था, छोटा ही था, बट कुछ चीज़ें समझने वाली थी, कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। आप उसको ध्यान से पढ़िए and please keep subscribing, liking and sharing my channel. And in next lecture we'll come with the next topic of this chapter, structure and physiography. So thank you so much for watching my video.